मित्रों, नमस्कार, राम राम। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ उसका शीर्षक है बंगाल में एसआईआर कैसे हो और ऐसे हो। अर्थात मैंने कुछ उसकी कुछ चुनौतियां बताने की मैं प्रयास करूंगी और उसके उपाय भी बताने का मैं प्रयास करूंगी। लेकिन सबसे पहले ये मैं अधोरेखित कर दूं कि बंगाल में एसआईआर करवाना बहुत ही अधिक चुनौती भरा होगा। और बंगाल में एसआईआर करवाना इसलिए भी आवश्यक है कि बिहार का जब चुनाव संपन्न होगा उसके तुरंत ही बाद फिर हम बंगाल के चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। और एसआईआर क्यों करवाया जाता है? तो ये हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है कि कुछ वर्षों बाद, 15 वर्ष हुए, 20 वर्ष हुए, कुछ समय के पश्चात हमें अपने जो इलेक्टोरल रोल होते हैं, अर्थात जो मतदान करने वाले जो हमारे वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनकी जो सूचियां होती हैं उन्हें हमें समय समय पर हमें उनको ठीक से एक समझो कि उनकी पूरी प्रक्रिया को खंगाल करके उसमें से दोष हटाने होते हैं और उसे ज़्यादा व्यावहारिक, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा न्याय संगत इस तरह से बनाने की आवश्यकता होती है। वैसे तो चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव आयोग यह निश्चित करता है कि जो भी नए नए मतदाता जुड़ते हों, जैसे जो बच्चे पहले 18 वर्ष के नहीं थे, अब 18 वर्ष के हो गए, तो उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाना चाहिए। वो समय समय पर 6-6 महीने में जुड़ता रहता है और वो चुनाव में मतदान करने के अधिकारी हो जाते हैं। किस चुनाव में? तो ग्राम पंचायत से लेकर के नगर परिषद हो, जिला चुनाव हो, जिला अध्यक्ष के चुनाव हो, फिर जो हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं, ये सारे चुनावों में जो चुनाव होते रहते हैं और उसके लिए मतदाता सूची में जो नए लोग आ रहे हैं उनके नामों को डाला जाता है। और अगर चुनाव आयोग के पास अगर सूचना पहुंचती है कि कोई व्यक्ति मृत हो गया है या बाहर चला गया है, अगर सूचना पहुंचती है तो उस सूचना के अनुरूप उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। लेकिन जो कि एक वैज्ञानिक तरीके से बिल्कुल ऑथेंटिक सर्वे के तहत इस तरह से ये कई वर्षों में एक बार करने की आवश्यकता पड़ती है। और इस बार हमने देखा कि इसकी आवश्यकता जो है वह पहलगांव के हमले के बाद बहुत ही अधिक हो गई, क्योंकि अब हमने यह अनुभव करना आरंभ किया है पहलगांव के हमले के बाद कि हमारे देश में जो भी बाहर से आकर के लोग बस गए हैं, विदेशों से आकर के लोग बस गए हैं, हमारे संसाधनों पर हक जमा रहे हैं, हमें आतंकित करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी सभ्यता को नोच करके ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हमें अब छुटकारा बिल्कुल चाहिए। अब हम इनको सहन नहीं कर सकते। और वे जो आए वो पिछले 5, 10, 15, 20, 25, 30 वर्षों में वो एक प्लान के अंतर्गत आए। यह प्लान किसने बनाया? उनके देश में बैठे जो भारत के शत्रु हैं उन्होंने बनाया। भारत के अंदर बैठे जो भारत के शत्रु हैं उन्होंने भी बनाया, ये दोनों ने मिलकर के बनाया। आप कहेंगे कि भारत के अंदर शत्रु वगैरह वगैरह, ये थोड़ा शायद मैं एक्सट्रीम जा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जल्दी ही इस बात पर आऊंगी तो आप मेरी बात से मान जाएंगे। और कई लोग तो मुझे लगता है कि पहले से ही मान बैठे हैं कि हाँ, भारत के अंदर भारतीय शत्रु बैठे हुए हैं, बस हमें उनको पहचानने की आवश्यकता है।
लेकिन उनकी बात हम बाद में करेंगे। ये जो बाहर से ला करके बसाए गए शत्रु हैं, और इसमें सबसे अधिक जो प्रभाव डाल रहे हैं वे हैं बंगाल में, जो कि बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं जो कि म्यांमार से आए हुए हैं, इसमें पाकिस्तान से, नेपाल की बॉर्डर के रूट से जो लोग आए, जो बिहार में भी आए, बंगाल में भी आए, वो मुसलमान भी हैं। और कुल मिलाकर के इन्होंने देश में एक गंद मचा करके रखी हुई है। तो इनको बाहर निकालने के लिए हमारे पास कोई भी एक सशक्त कानून आज की तारीख में भी नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग जो एसआईआर करवा सकता है और कराया भी है बिहार में, वो हमें एक रास्ता दिखाता है, और वर्तमान में हमने उसी रास्ते को अपनाया है बिहार में। तो मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि ये एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में जो करी गई, उसके पीछे वो प्रक्रिया क्या थी, उसके पीछे तर्क क्या था, और उसके पीछे संवैधानिकता क्या थी। तो चुनाव आयोग ने ये कहा कि 2003 में जब चुनाव हुए थे बिहार में, उस समय जो भी वोटर लिस्ट थी, उस समय जिस किसी ने वोटिंग उस लिस्ट के अनुरूप किया होगा, ऐसे व्यक्तियों के, और आज हम 2026 की बात कर रहे हैं, अर्थात बीच में 23 वर्ष का एक बहुत लंबा समय बीत चुका है। तो चुनाव आयोग ने कहा कि 2003 में जो लोग वोटर लिस्ट में थे, वे स्वयं या उनके बच्चे, इनके लिए हमें आज दोबारा किसी सर्वे की आवश्यकता नहीं है। वे बाय नेचुरल प्रोसेस वे इस देश के नागरिक माने जाएंगे और मतदाता सूची में उनका नाम आ जाएगा। उनके लिए कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 2003 में मतदाताओं की सूची में नहीं थे, या जिनके माता पिता उस सूची में नहीं थे, उन्हें हमारे समक्ष आकर के बताना पड़ेगा कि उनका भारत में जो उनका निवास है वो किस प्रकार का है। केवल भारत का नहीं, उस गांव में जहां वो मतदान अपना करने के लिए आने वाले हैं या उस मतदाता सूची में अपना नाम देखना चाहते हैं, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि उस गांव में वो कैसे आए, कहां से आए, उनके पास ये दिखाने के लिए क्या कागज हैं जो दिखा सके कि वे भारत के ही किसी अन्य हिस्से में रहा करते थे और वहां से अब वे यहाँ बिहार के इन गांवों में आए हैं, इत्यादि। और अगर वे इसी गांव में आज भी रह रहे हैं तो कितने वर्षों से रह रहे हैं वगैरह। तो जब ये एक, जिसको हम कहते हैं स्केल, मापने वाली स्केल होती है ना, तो वो एक मापदंड जब लगा दिया चुनाव आयोग ने, तो पहले ही झटके में चुनाव आयोग को ये नतीजा मिला, ये रिजल्ट्स मिले कि बिहार में 60 से 70 लाख के आसपास बाहरी लोग आकर के मतदाता सूची में वो किसी न किसी प्रकार 2003 के बाद घुस चुके हैं। तो चुनाव आयोग, लेकिन आज उनके पास ये दिखाने के लिए कोई भी सबूत नहीं है कि वे 2003 से पहले भी वे या उनके माता पिता इसी देश के निवासी थे। तो फिर उनके प्रति चुनाव आयोग ने कह दिया कि इनका नाम हम चुनावी मतदाता सूची से हटाएंगे और इनको चुनाव का कोई हक नहीं रहेगा। अब मित्रों, बात आती है बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, जहां पिछले 15 वर्षों से ममता बनर्जी का शासन चल रहा है। उसकी सत्ता लोलुपता, उसकी धन लोलुपता
और एक तरह से कहा जाए तो उसकी क्रूरता, इन तीनों का एक तरह से छोटा मोटा परीक्षण पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उसने प्रदर्शित कर दिया था। और ये बिल्कुल शुरू से ही बंगाल का ये एक कहिए कि अभिशाप रहा है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1947 में, तो बंगाल का विभाजन हुआ और जो पाकिस्तान नाम का जो नया देश बना, उस देश का एक टुकड़ा तो भारत के पश्चिम हिस्से से गया और दूसरा टुकड़ा जो पूरब के हिस्से से गया वो था पूर्व बंगाल। और उस समय 1947 से पहले भी बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत भारी तरीके से बंगाल में हिंदू और मुसलमान दंगे होते थे, कराए जाते थे। अंग्रेजों के जमाने में भी उन्होंने जो एक वंग भंग नाम से जो नीति चलाई थी, तो उनकी मंशा, अंग्रेजों की मंशा भी बहुत पुराने समय से यही थी कि बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए जाएं और वो एक धर्म के नाम पर किए जाएं, यानी ये टुकड़ा हिंदुओं का, ये टुकड़ा मुसलमानों का। जो वो 1905 में नहीं कर पाए, वो उन्होंने 1947 में कर दिया। ये एक भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि भारत का इस प्रकार से बंटवारा हुआ। खैर, तो जो पूर्व बंगाल निकल गया, जो कि पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगा, उस पूर्वी पाकिस्तान में एक युद्ध छिड़ा, आपसी गृह युद्ध हम कह सकते हैं, कि जिसमें पूर्वी बंगाल के लोगों ने या पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने ये कहा कि हमें अपनी बंगाली भाषा के ऊपर उर्दू भाषा का जो एक दबाव आ रहा है, जोर जबरदस्ती आ रही है, उर्दू का वर्चस्व हमारे यहाँ लाया जा रहा है, वह हमें मान्य नहीं है। हमारी बंगाली संस्कृति है और हम अपनी बंगाली संस्कृति के ही अनुरूप चलना चाहते हैं। मित्रों, ये कहने वालों में बंगाली मुसलमान भी थे और बंगाली हिंदू भी थे, और इसी कारण से जब उनकी मांग बढ़ती गई, अपने भाषाई सम्मान के लिए जब उन्हें लगा कि हमें एक देश के रूप में अलग होना पड़ेगा, पूर्वी पाकिस्तान से हमें अपना नाता तोड़ना पड़ेगा, तो भारत ने भी उनकी सहायता करी। लेकिन हम सदा से ही 1947 में नहीं, उससे पहले भी हम इस बात के लिए हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं, बहुत पुराने समय से ही, कि हम देखना नहीं चाहते कि जहां हिंदू बाहुल्य है, वहां तो मुसलमान शांति से रह सकते हैं, लेकिन जहां कहीं मुसलमान बहुसंख्या में आ जाते हैं, तो वहां पर वो कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता है। इस बात को देखने से हमने 1910 में अपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, 1940 में हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी, 1947 में हमारी आंखों पर पट्टी थी, 1980 में, 90 में हमारी आंखों पर पट्टी थी, 2010 में हमारी आंखों पर पट्टी थी, 2020 में हमारी आंखों पर पट्टी थी, और आज भी हमारी पट्टी जस की तस बंधी हुई है। पहलगांव के हमले ने इस पट्टी को थोड़ा सा झीना किया हुआ है। तो और इस कारण मेरे जैसे कुछ लोगों का ये चिंतित होना स्वाभाविक है कि हमारी पट्टी कब खुलेगी।
और एक बार कभी भारत सरकार ने, इस बीच मैं ये कहूंगी जरूर कि इस पट्टी को खोलने के या इसको झीना करने के कुछ प्रयास सरकार ने अवश्य किए हैं। उसमें से एक था सीएए को लाना, दूसरा था एनआरसी को लाना। और एनआरसी की आवश्यकता भी असम में कांग्रेस के समय से ही, कांग्रेस में ही उन्हें लगने लगा था कि एनआरसी लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम क्योंकि जो बांग्लादेश बना 1971 में, तो वहां से 71 के बाद वहां हिंदुओं की प्रताड़ना आरंभ हो गई। जैसे ही एक नया देश बना, मुस्लिम देश, पहले पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान था, तब भी वो मुस्लिम देश ही था, लेकिन तब अत्याचार करने वाले पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए पंजाबी लोग थे, ऐसा जनरली माना जाता है कि जो बंगाल के जो हिंदू और मुसलमान थे वो तुलनात्मक दृष्टिया देखा जाए तो उनमें थोड़ा सा भाईचारा था। लेकिन जैसे ही अलग बांग्लादेश बना तो वहां पर हिंदू और मुसलमान विवाद बढ़ने शुरू हुए, और हिंदू अल्पसंख्यक थे तो हिंदुओं की काट कटाई बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू हो गई। और भारत को आंख तो पट्टी केवल नहीं, कस करके अपनी आंखों को बंद करके भारत ने वो सारा देखा है, झेला है। यहां तक कि भारत में इसके ऊपर विचार करना, चर्चा करना, ये भी मनाही होती थी। खैर, इस दौरान हुआ क्या कि बांग्लादेश में वैसे भी कोई बहुत अधिक विकास, प्रगति, ये सारा तो हुआ था नहीं। तो बांग्लादेश से लोगों ने असम में और पश्चिम बंगाल में आना आरंभ कर दिया, और बहुत भारी संख्या में आने लगे। कई तो लाखों की संख्या में हिंदू या बौद्ध या ईसाई ये लोग आए, क्योंकि उन्हें वहां मुसलमानों से प्रताड़ना मिल रही थी। दूसरी जो बड़ी मात्रा में लोग आए, वे मुसलमान आए, भारत में आए। दो कारण कहे जा सकते हैं। एक, उन्हें लगा कि भारत में वे ज्यादा अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। दूसरा, ये एक सुनियोजित प्लान था कि भारत में उन्हें बसा करके, जगह जगह पर उन्हें बसा करके, उन्हें सुविधाएं दे करके, उन्हें जमीन दे करके, उनके लिए हर प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करके उन्हें हम अपने मतदाताओं में उनका नाम शामिल कर लें तो हमारा राज्य अनंत काल तक चलता रहेगा। यही बात कांग्रेस ने असम में की, यही बात कम्युनिस्टों ने बंगाल में की, यही बात ममता ने बंगाल में करी। और मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि केवल बंगाल के ही राजनेताओं ने इस प्रकार का एक दुष्कृत्य किया। आप देश भर में कहीं भी चले जाइए, वहां के छोटे छोटे राजनेताओं ने इन बंगालियों को, इस बांग्लादेश से आए हुए लोगों को, मैं बंगाली तो नहीं कहूंगी, बांग्लादेश से आए हुए इन लोगों को अपने यहाँ बुला करके, बसा करके, उन्हें भारतीय नागरिक की तरह सारी सुविधाएं मिले, इस प्रकार के सारे तिकड़मे लगा करके, मतदाता सूचियों में उनका नाम डाल करके, और अपने अपने लिए एक गट्ठा, जिसको बोलते हैं, एक गट्ठा मतदान मेरे पक्ष में हो सके, इस भावना से, इस स्वार्थ से प्रेरित होकर के देश भर के जगह जगह के राजनेताओं ने इस प्रकार उन्हें अपने अपने
क्षेत्र में बसाया है, लेकिन उनकी बात हम बाद में करेंगे। बंगाल चूंकि बिल्कुल ही लगा हुआ है बांग्लादेश से, तो स्वाभाविक रीत्या वहां पर आने वाले ये लोग बहुत अधिक होंगे। और भला हो भारत सरकार का कि भारत सरकार ने ये डिस्टिंक्शन कर दिया, इस अलगाव को पहचाना, इस भिन्नता को पहचाना कि बांग्लादेश से भाग करके आने वाला हिंदू जब भारत में आ रहा है तो वो अपनी जान बचाने के लिए शरणार्थी बन करके आ रहा है। वो भारत से गुहार लगा रहा है कि मुझे धर्म के नाम पर प्रताड़ना हो रही है, इसलिए मुझे शरण दो। जबकि मुसलमान जो वहां से आ रहे हैं वो अपने मन में ये पूरी भावना लेकर के आ रहे हैं कि हमें तो भारत को जीतना है। तो ये एक प्रकार से आक्रमण ही है, जिसे खुल करके आक्रमण नहीं कहा जाता है, लेकिन वो आक्रमण ही है। एक एक करके आज लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में मुसलमान आकर के बंगाल में, आसाम में बस गए, जमीनों पर कब्जा किया, अपने को बहुसंख्यांक बनवा लिया। उस आधार पर अन्य लोगों को प्रताड़ित करते रहे। हमने संदेश खाली में देखा क्या हुआ, और हम बंगाल के करीब 6-7 जिले गिना सकते हैं जहां जहां मुस्लिमों ने अपने आप को बहुसंख्य बना लिया, वहां पर हिंदुओं का पलायन आरंभ हो गया। यहाँ तक कि यूपी वाले बाबा भी अभी तक उस बात से उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका उत्तम उदाहरण हम संभल में देख सकते हैं कि जहां पर मुझे लगता है कि अब संभल में जो हिंदू प्रताड़ना हुई, वो फाइल खुली, नए नए मंदिर, वहां पर मंदिर, कुएं, जो ऐतिहासिक स्थल वो ढूंढे गए। इस घटना को अब 2-3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इन 3 वर्षों में क्या संभल से हिंदुओं का पलायन हुआ है या हिंदुओं की संभल में घर वापसी हुई है? तो मित्रों, ये मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि उन्हें वापस ले जा करके उनके छोड़े हुए घरों में उनको वापस बसाना, उन्हें सुरक्षा का भरोसा देना, उनके जीवन यापन के लिए सुसाधनों की व्यवस्था करना, ये इतनी सरल बात नहीं है कि 2-3 वर्षों में आपको उसका कोई सुफल देखने को मिले। ये 20-30 वर्षों तक ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ना केवल संभल में, शामली में, कैराना में, कश्मीर में, जहां जहां हमने अपनी धरती को खोया है, भले ही वो एक गली ही क्यों न हो, लेकिन जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, वहां वहां उसे वापस अपने घर में लौटने के लिए अत्यधिक प्रयासों की, अत्यधिक प्रकार से धैर्य की और प्रयत्नों की आवश्यकता होगी। खैर, उस पर हम कभी और बात करेंगे। वापस आते हैं बंगाल में। तो बंगाल में जो मुसलमान बसे हुए हैं बाहर से आकर के, और ये अगर 2003 वाला फॉर्मूला लग गया तो बंगाल के कई मतदाताओं को सूची से बाहर हटाया जा सकेगा, जो कि संवैधानिक है और संविधान की रक्षा के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक भी है। लेकिन इसी भारत की सुरक्षा की बात करते हुए जब हम बंगाल में जिसका शासन है, ममता बनर्जी, उसकी जब हम बात करते हैं तो उसे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि भारत सुरक्षित है या नहीं, हिंदू सुरक्षित है या नहीं। उसे केवल अपनी वोट बैंक चाहिए, और इस वोट बैंक के लिए
ममता बनर्जी इतनी अधिक प्रकार से हिंदुओं को दबा रही है और मुसलमानों को आगे ला रही है, उसे देखते हुए लोगों ने मानना अब आरंभ कर दिया है कि हो न हो ये मुसलमान हो चुकी है, या शायद पहले से ही थी, या अब इसने मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लिया है, या इसके कुछ ऐसे रिश्ते मुसलमानों के साथ बन चुके हैं कि वे अब उससे वापस ना वो लौटना चाहती है, ना वो लौटेगी, और वो उसकी पूरी नीति जो चलेगी वो केवल और केवल मुसलमानों के पक्ष में ही होगी। 10 वर्ष पहले ऐसा एक अनुमान लग रहा था कि शायद कदाचित ममता बनर्जी इस रास्ते पर जा रही है। आज यह बिल्कुल तय है, निश्चित है कि वह उसी रास्ते पर जा रही है, और वह कदापि इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि उसकी वोट बैंक कमजोर हो। तो वो क्या कराएगी? वो दंगे कराएगी, वो हिंदुओं की प्रताड़ना को और तीव्रता देगी, वो बांग्लादेश से मुसलमानों को बंगाल के अंदर लाने की जो प्रक्रिया है उसको और तीव्र गति से बढ़ाएगी, मुसलमानों के हक में जमीन देना, सुविधाएं देना, इन बातों को वो और अधिक तीव्रता से आगे बढ़ाएगी। हिंदू लड़कियां घर से बाहर ना निकल सकें। आज वो कहती है रात के 12:30 बजे घूमने की क्या आवश्यकता है, कल को वो पूछे कि दिन के 12:30 बजे भी घूमने की क्या आवश्यकता है लड़कियों को। और आप मानिए इस बात को कि ममता बनर्जी बिल्कुल इस बात के लिए कैपेबल है, सक्षम है। वो ये कह सकती है कि लड़कियां बाहर क्यों निकलती हैं, देखो मुसलमान लड़कियों को, देखो मुसलमान महिलाओं को, वे बुर्का पहन करके निकलती हैं, वे सुरक्षित रहती हैं, उन पे कोई अत्याचार नहीं होता है। हिंदू लड़कियों, हिंदू महिलाओं, तुम भी बुर्का पहन करके बाहर निकलो तो तुम भी सुरक्षित रहोगी। ये कार्ड ममता बनर्जी खेलने जा रही है। आप देखेंगे अगले कुछ ही दिनों में, आप देखेंगे कि वो ये कार्ड खेल रही होगी। तो ऐसी ममता को हम उसके कार्ड कब तक खेलने देंगे, कब तक हम उन्हें पहचानने से इनकार करेंगे, कब तक हम अपने आंखों पर बंधी हुई पट्टियां नहीं उतारेंगे? ये सही प्रश्न है जो कि हमें अपने आप से, अपने समाज से, और जो लोग चाहते हैं कि बंगाल में ठीक तरीके से SIR हो, वो चुनाव आयोग हो, कोर्ट्स हो, भारत सरकार हो, कोई भी हो, जो भी चाहता है कि SIR ठीक तरीके से हो, उसे इस बात को सोचना पड़ेगा। और ममता तो पहले ही डिक्लेयर कर चुकी है कि SIR जो है वो और कुछ नहीं, NRC को दूसरे रास्ते से लाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं भारत सरकार को धन्यवाद दूंगी, उन्होंने CAA लाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस SIR के माध्यम से घूम फिर करके वो NRC वाला जो प्रिंसिपल है, सैद्धांतिक रूप से जो NRC आना चाहिए था, उसे अगर इस माध्यम से ला रहे हैं तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। लेकिन उन्हें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, उन्हें हिंदू मुसलमान दंगों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उन्हें बंगाल पुलिस की ज्यादतियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और उन्हें कदाचित आर्मी एक्शन के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ये तैयारी अगर हम नहीं करते हैं, अगर हम भ्रम में जीते हैं, तो बंगाल में SIR को लागू कराना संभव नहीं है। आज इतना ही। नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम।